हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है फॉर ऑल द एग्जाम। नमस्कार आप सभी लोगों का बायजूस एग्जाम प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो सेशन है ना, एमपीपीएससी मेंस 2021 का जो पेपर हुआ है उसका जीएस पेपर वन का पार्ट फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट मतलब हिस्ट्री, पार्ट फर्स्ट का मतलब हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि जो भी हमारा पेपर होता है ना, पेपर में बेसिकली तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 3 मार्कर, एक 5 मार्कर और एक 11 मार्कर, ठीक है। तो ये तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 मार्कर आपको मिलेंगे 15, 5 मार्कर आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन और 11 मार्कर आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है, एमपीपीएससी का ये जो मेंस का एग्जाम है, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपकी केवल एक ही कोशिश होना चाहिए, पेपर का पूरा अटेम्प्ट होना। तो सबसे पहले हमारी पूरी कोशिश क्या होना चाहिए कि हमें पूरे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो चलिए फिर बिना विलंब के हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है इस पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन है। 3 मार्कर यहां पर आप देख सकते हैं टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो स्पेस भी है ना, वो लिमिटेड स्पेस है, तो कोशिश करना है कीवर्ड्स यूज करने का, ठीक है, और अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। और क्लास का पहला सवाल जो कि पूछा गया था एमपीपीएससी मेंस 2021 में, कौमुदी महोत्सव, ठीक है। तो देखिए, कौमुदी महोत्सव में आपको 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले, ये एक संस्कृत ड्रामा है, ये एक लिटरेचर है। कौमुदी महोत्सव एक लिटरेचर है और इसके ऑथर कौन है? विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका। एक्चुअली इस ड्रामा में किसकी बात बोली गई है? तो लिख सकते हैं स्टोरी ऑफ कल्याण वर्मन। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखना है कि ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 फैक्ट लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावना होती है, ठीक है। 3 मार्क्स मतलब 3 फैक्ट अच्छे होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, जो कौमुदी महोत्सव है वो एक संस्कृत ड्रामा है। इसके लेखक कौन है? विजय भट्टारिका। और इसमें किसकी बात बोली गई है? द स्टोरी ऑफ कल्याण वर्मन। बेसिकली देखिए, जो कल्याण वर्मन है वो मगध के शासक थे, मगध के रूलर थे, ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन का एक और भी इंटरप्रिटेशन लोग निकालते हैं और वो भी सही हो सकता है। देखिए, जो कौमुदी महोत्सव है वो कर्नाटक और केरल में एक कल्चरल फेस्टिवल भी है, एक कल्चरल फेस्टिवल भी है। और ये जो फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है आप बताएंगे? बसंत ऋतु में। कब? बसंत ऋतु में, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि बसंत जो हमारा सीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऋतुराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतुराज। तो ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है। जिसने ये लिटरेचर के बारे में लिखा है या फिर जिसने कर्नाटक और केरला में जो कल्चरल फेस्टिवल है कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। पर ज्यादा सही कौन सा है आप बताएंगे? सर, कौमुदी महोत्सव एक संस्कृत ड्रामा है। चलिए फिर आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला जो प्रश्न है सूत्राध्यक्ष, अगला जो प्रश्न पूछा गया था सूत्राध्यक्ष। देखिए, सूत्राध्यक्ष एक ऑफिशियल होते थे, ऑफिसर्स ड्यूरिंग मौर्यन एज या मौर्यन अंपायर। आपको ही पता है हमारे यहां पर मौर्य शासन हुआ करता था। मौर्य शासन के दौरान सूत्राध्यक्ष एक पोस्ट हुआ करती थी, एक पद हुआ करता था, ठीक है। और ये किससे संबंधित था आप बताएंगे? रिलेटेड टू द टेक्सटाइल या स्पिनिंग इंडस्ट्री, स्पिनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। बस इतनी ही बातें आपको लिखना है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ेंगे और अगला जो प्रश्न है श्री हर्ष शीयक। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्री हर्ष शीयक। देखिए, ये परमार वंश के एक शासक थे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे परमार रूलर, परमार रूलर। दूसरी बात, हर्ष शीयक के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ
परमार डेंसिटी, दैट्स इट। अब देखिए 3 मार्कर में आपके पास कितनी जगह होती है, केवल 3 लाइनें होती हैं। मतलब आपको केवल और केवल 1, 2 या फिर 3 अच्छे फैक्ट लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा ताश, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ख्वाजा ताश, देखिए ख्वाजा ताश बेसिकली दिल्ली सल्तनत के समय ख्वाजा ताश हम किसे बोलते थे, जो भी स्लेव होते थे, जो भी स्लेव होते थे उन्हें हम क्या बोलते थे, ख्वाजा ताश, ठीक है। और इनके लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया था, दीवान ए बंदगन। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। देखिए जो 3 मार्कर होते हैं ना, बेसिकली वो बाउंसर टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको सबसे पहली बार ही दिखेगा एग्जाम में, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो भी जानकारी आपके पास है ना, उसे सिंपली आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। चांद बीबी, देखिए चांद बीबी वेल नोन फीमेल रूलर ऑफ अहमदाबाद, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि सर अहमदनगर वन ऑफ द बहमानी किंगडम, बहमानी किंगडम में से एक कौन सा था, अहमदनगर। अहमदनगर की फीमेल रूलर थी, फीमेल रूलर थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बाद क्या है कि सी वॉज द कंटेम्पोरेरी ऑफ अकबर, सी वॉज द कंटेम्पोरेरी ऑफ अकबर। और अकबर ने अहमदनगर बीजापुर को मुगल सल्तनत में मिलाया था, और उस टाइम अहमदनगर की रूलर कौन थी, चांद बीबी। और अकबर के इस एक्सपेडिशन या ये जो मिशन था अकबर का अहमदनगर को मुगल में मिलाने का, वो किसके अंडर में हुआ था, आप ये चीज भी लिख सकते हैं, अबुल फजल। और इन्हीं अबू फजल की, आप लोगों को भी पता है, जब अबुल फजल वापस आ रहे होते हैं ना, तो बुरहानपुर के पास वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के कहने पर ही अबुल फजल की हत्या कर देता है, ठीक है। तो इतनी सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। चांद बीबी फीमेल रूलर ऑफ अहमदनगर, शी वॉज द कंटेम्पोरेरी ऑफ अकबर, एंड ड्यूरिंग हर रेन अकबर मर्ज्ड अहमदनगर इनटू द मुगल अंपायर। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट लिखना था। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनी आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अमीनी आयोग। देखिए अमीनी आयोग था क्या, बेसिकली अमीनी आयोग का जो गठन है वो 1776 एडी में किया गया था। और किसने किया था, उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। इस कमीशन या इस आयोग का प्रमुख फंक्शन क्या था, आखिर काम क्या था, वो चीज भी आप यहां पर बता सकते हैं। टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ लैंड रिसोर्स इन इंडिया, लैंड रिसोर्स इन इंडिया। इस कमीशन का जो प्रमुख उद्देश्य था ना, यहां के लैंड रिसोर्स का इन्वेस्टिगेशन करना और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू सिस्टम को सेटल करना था, ठीक है। तो इसके लिए किस आयोग का गठन किया गया, अमीनी आयोग। कब किया गया, किसने किया, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। बस यही 3 पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बकास्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन है बकास्ता। देखिए बकास्ता एक जगह का नाम है, बकास्ता एक जगह का नाम है, और ये एक तरह का पीजेंट आंदोलन भी था, पीजेंट बोल सकते हैं, रिवोल्ट भी था, पीजेंट मूवमेंट भी था। ठीक है। तो देखिए जो बकास्ता है बेसिकली ये अवध में एक जगह है, अवध में एक जगह है, और यहां पर एक किसान आंदोलन भी हुआ था, पीजेंट मूवमेंट अंडर स्वामी सहजानंद, सहजानंद, ठीक है। और ये जो बकास्ता मूवमेंट है वो हुआ किस लिए था, अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम, अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम। तो ये सभी तीनों पॉइंट आपको लिखना था कि बकास्ता इज अ रीजन इन द अवध, अवध मतलब मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, एंड सम ऑफ द पार्ट्स रिलेटेड टू द बिहार आल्सो।
ठीक है। और यहां पर एक पीजेंट आंदोलन या पीजेंट मूवमेंट हुआ था, किसकी लीडरशिप में? स्वामी सहजानंद। और ये वही स्वामी सहजानंद हैं जिन्होंने ऑल इंडिया किसान महासभा की क्या की थी? स्थापना भी किया था। ठीक है। और ये आंदोलन किस लिए हुआ था? जमींदारी जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, देखिए इनके बारे में सबसे पहले तो इनका जो बर्थ है ना वो कहां पर हुआ था? आगरा में हुआ था। और ही वॉज द वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। ये कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे। दूसरी बात, ही वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 अंडर द फजल अली, जिसे हम बोलते हैं फजल अली कमीशन। ठीक है, फजल अली इस कमीशन के चेयरमैन थे। के एम पनिक्कर वन ऑफ द मेंबर, एंड वन ऑफ द मेंबर वाज हृदयनाथ कुंजरू। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं हृदयनाथ कुंजरू जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारतीय स्वतंत्रता बिल, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट से इसे रॉयल एसेंट कब मिली थी? जुलाई 1947 में। और इसी बिल के कारण इंडिया और पाकिस्तान दो नए इंडिपेंडेंट कंट्री या बोल सकते हैं नए देश बने थे। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को लिखना था कि सर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था क्या, भारतीय स्वतंत्रता बिल था क्या। 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पेश किया गया। जुलाई 1947 में इसे रॉयल एसेंट मिली, मतलब पार्लियामेंट की सहमति मिली। और इस बिल के पास होने से जो एक्ट बना 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसी की वजह से भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने थे। और भारत को आजादी भी इसी एक्ट या इसी बिल की वजह से मिली थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर। देखिए जो कर्मवीर है ना, एक वीकली मैगजीन बोल सकते हैं या वीकली न्यूज़पेपर था। दूसरा, इसका पब्लिकेशन या बोल सकते हैं प्रकाशन कहां से होता था? जबलपुर। कहां से होता था? जबलपुर। और तीसरा, इसके पब्लिशर कौन थे, संपादक कौन थे? तो हमारे वो फ्रीडम फाइटर थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना था। कर्मवीर जो पत्रिका है, कर्मवीर जो न्यूज़पेपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है मार्च। अगला जो क्वेश्चन है मार्च। देखिए मार्च क्या है ना, बेसिकली एक फोक ड्रामा है। फोक ड्रामा है विच रिफ्लेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश। एक फोक ड्रामा है। ठीक है, दूसरा ये है कहां पर? तो आप बताएंगे सर मालवा का फोक ड्रामा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा है। मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बरमान का मेला। देखिए ये 3 मार्कर में आपको केवल 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ही लिखना है, या फिर 3 आपको याद नहीं है ना, जो याद है जितना पता है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो बरमान मेला है, अब बरमान मेला सबसे पहले लगता कहां पर है? आप बताएंगे सर नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। अब ये नरसिंहपुर है कहां पर? आप लिख सकते हैं सर ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। दूसरी बात, ये मेला शुरू कब से होता है? तो आप बताएंगे सर मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से शुरू होता है। कितने दिनों का चलता है? अगर याद है तो वेल एंड गुड, ये भी लिख सकते हैं 13 डेज। और इस मेले का उद्देश्य क्या है? आप बोल सकते हैं ये एक तरह का रिलीजियस फेयर है, धार्मिक मेला है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब देखेंगे जेजाक भुक्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है जेजाक भुक्ति। देखिए जेजाक भुक्ति बेसिकली एक रूलर थे। रूलर थे, किस डायनेस्टी के थे?
चंदेल वंश के शासक थे, चंदेल डायनेस्टी के एक रूलर थे जिजाक भुक्ति, और इन्हीं के नाम पर बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है ना, बुंदेलखंड का जो एंशियंट नेम है जिजाक भुक्ति। मतलब बुंदेलखंड को हम पहले जिजाक भुक्ति भी बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि जिजाक भुक्ति एक चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। जिजाक भुक्ति वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुकोजी राव होलकर। ध्यान रखेंगे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है तुकोजी राव होलकर थर्ड, तुकोजी राव होलकर थर्ड। देखिए ये लगभग किस लिए जाने जाते हैं? सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि ही वॉज द होलकर रूलर ऑफ इंदौर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात 1926 में बॉम्बे में होने वाले एक मर्डर की वजह से, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि बॉम्बे में एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर या हत्या में किसका हाथ था? तुकोजी राव होलकर थर्ड का। इस वजह से 1926 में इन्हें यहां से भगा दिया गया। ठीक है, इंदौर से यहां से इन्हें भगा दिया गया। होलकर गद्दी से इन्हें बोल सकते हैं कि इन्हें कहां भेज दिया गया? फ्रांस भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? फ्रांस भेज दिया गया। और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, कुलीन कांत। कौन सी मूवी बनी है? कुलीन कांत। और इस मूवी में यही इवेंट दिखाया गया है, तुकोजी राव होलकर का बॉम्बे में मर्डर में इन्वॉल्व होना। इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इन्हें यहां से कहां भेज देते हैं? एज अ पेंशनर फ्रांस भेज देते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है कुलीन कांत, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्त मोहम्मद खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्त मोहम्मद खान के बारे में सबको ही पता है कि ही वॉज अफगान सोल्जर। कौन थे? अफगान सोल्जर्स थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट। और तीसरा आप इनके बारे में लिख सकते हैं कि इन्होंने एक नया शहर बसाया था, इस्लाम नगर। भोपाल के पास ही है इस्लाम नगर। ठीक है, जो पहले हुआ करता था जगदीशपुर, जगदीशपुर का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया? इस्लाम नगर। और दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन था 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। भोपाल में एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। और ये मस्जिद किसने बनवाया था? आप बताएंगे, दोस्त मोहम्मद खान। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अफगान सोल्जर्स, फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट, फाउंडर ऑफ इस्लाम नगर, एंड ही कंस्ट्रक्टेड 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। ठीक है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मॉस्क इन द इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा 3 मार्कर हमारे कैसे हमको लिखना है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अगर 3 याद नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं है, जितना आपको पता है उतना आपको लिखना है। बस ध्यान क्या रखना है? पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है 5 मार्कर। देखिए 5 मार्कर में भी आपके पास टोटल कितनी लाइनें होती हैं? 8। कितनी लाइनें होती हैं? टोटल 8 लाइनें होती हैं। तो यहां पर भी हमें कोशिश करना है कि चीजों को कॉन्साइज करके लिखना है, कीवर्ड्स का यूज करना है और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रेट बाथ पर आपको कमेंट लिखना है। आप सभी लोगों को पता है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पर एक्सकवेशन हुआ। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल वहां पर एविडेंसेस मिले एंड वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वाज द ग्रेट बाथ। सबसे पहले ग्रेट बाथ मिला कहां? आप सभी को पता है कहां पर मिला? मोहनजोदारो में मिला। ठीक है, और ठीक है, दूसरी बात, इस ग्रेट बाथ के बारे में हमें बताना है कि यहां पर इनलेट आउटलेट था वाटर का। दूसरा, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया गया था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये किस पर्पज के लिए बनाया गया? रिलीजियस पर्पज के लिए बनाया गया। तो ये सब चीजें आपको लिखना है। अगर एरिया की बात करें तो अप्रोक्स 894 स्क्वायर फीट का एरिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहां पर लिखना था कि ये मिला कहां पर? मोहनजोदारो में मिला। ठीक है, इसके बारे में बता सकते हैं, डायमेंशंस बता सकते हैं, यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स बता सकते हैं, प्रॉपर इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द वाटर बता सकते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका इंपॉर्टेंस क्या था? आखिर ग्रेट बाथ बना क्यों था? तो आप बताएंगे सर इसका जो उद्देश्य था वो था रिलीजियस पर्पज।
रिलीजियस पर्पज। मतलब सबसे पहले आपको अगर पूजा पाठ करना है तो मेनली जो लेडीज होती थी, ठीक है, वो इस ग्रेट बाथ या बृहद स्नानागार में सबसे पहले स्नान करती थी, ठीक है, और उसके बाद फिर पूजा पाठ का कार्यक्रम होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों की विवेचना कीजिए। देखिए जो इंडियन कल्चर है, इंडियन जो सोसाइटी में भी आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें 3 ऋण की बात की गई है। वो कौन कौन से हैं? देव ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण, और तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि या इसी को बोलते हैं गुरु ऋण, ठीक है। तो देखिए इनके बारे में हमें क्या लिखना है। देव ऋण का मतलब क्या होता है? जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। किसके लिए? भगवान, डेडिकेटेड टू द गॉड। पितृ ऋण क्या होता है? बेसिकली जो हमारे इंसेस्टर हैं, हमारे इंसेस्टर मतलब जैसे हमारे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड फादर, उनके लिए अगर आप कोई रिचुअल्स करते हो, जैसे श्राद्ध वगैरह होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पितृ ऋण बोलते हैं। ऋषि ऋण मतलब होता है कि जो आपके रिलीजियस टीचर है, जिन्होंने आपको धर्म के बारे में बताया है, आपको जीवन जीने का तरीका बताया है, कुल मिला के जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर हैं, उनके प्रति जो आपका ऋण है उसे क्या बोलते हैं? ऋषि ऋण। अब देखिए इन ऋणों से मुक्ति पाना ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप इन ऋणों से मुक्त नहीं होते ना, तो आपको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको मोक्ष चाहिए, रिनंसिएशन चाहिए, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो आपको इन ऋणों से क्या होना पड़ेगा? मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने कोही क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। दीवाने कोही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। किसके समय पर या किसने इस डिपार्टमेंट को बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस डिपार्टमेंट को बनाया था। इस डिपार्टमेंट का काम क्या था? पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज मतलब जैसे इरिगेशन की सुविधा, इरिगेशन की सुविधा या फिर एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करना, जिसे हम उस समय पर क्या बोलते थे? टक्कावी लोन्स, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट काम क्या था कि ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैसिलिटीज थी ना, जैसे डैम्स, कैनाल्स, ठीक है, और ये जो लोन प्रोवाइड करना, इसके रख रखाव के लिए, ठीक है, यही डिपार्टमेंट एक टैक्स भी लगाती थी और इस टैक्स को क्या बोलते थे? खम्स। क्या बोलते थे? खम्स। तो कुल मिला के आज के डेट में जो कृषि मंत्रालय का काम है, दिल्ली सल्तनत के समय पर कृषि मंत्रालय का काम कौन देखता था? दीवान ए कोही। और इस डिपार्टमेंट को बनाया किसने था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आराम से 8 से 10 लाइन अच्छे से लिख सकते हैं और इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, ट्रीटी ऑफ सलबई। देखिए ट्रीटी ऑफ सलबई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले देखिए कोई भी ट्रीटी से संबंधित क्वेश्चन आता है ना, तो हमें उसकी डेट याद होना चाहिए, वो ट्रीटी कब हुई, किसके किसके बीच में हुई, और उस ट्रीटी में कौन कौन सी कंडीशंस रखी गई थी, ठीक है। चलिए तो देखिए ट्रीटी ऑफ सलबई, सबसे पहला पॉइंट 1782 एडी, 1782 में हुई, ठीक है। कब हुई आप बताएंगे? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, आपको भी पता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब शुरू हुआ? 1775 और खत्म कब हुआ? 1782। ये वॉर हुआ क्यों था? क्योंकि रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे और वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गए थे, इस वजह से ही ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ था। तो इस ट्रीटी ऑफ सलवई में 2 कंडीशन आपको याद रखना है, 3 कंडीशन। कौन कौन सी? सबसे पहले बेसिन और सेलसेट, जहां पर आज मुंबई है, बेसिन और सेलसेट किसके पास रहेगा? ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। दूसरी कंडीशन, नारायण राव को पेशवा बनाया गया, नारायण राव क्या बनाया गया? पेशवा। और जो रघुनाथ राव थे, रघुनाथ राव, इन्हें पेंशनर बना दिया गया कि भैया आप बैठो। और तीसरी इंपॉर्टेंट कि पीसफुली को एग्जिस्टेंस,
मतलब मराठों के बीच में अंग्रेज कभी नहीं आएंगे और अंग्रेजों के बीच में मराठे कभी भी नहीं आएंगे। चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि मराठा अपनी टेरिटरी में कहीं पर भी किसी फ्रेंच का सेटलमेंट नहीं होने देंगे। तो ये ट्रीटी ऑफ सलवई के बारे में आपको ये चीजें लिखना था, हुआ कब, क्यों हुआ और इसमें कौन कौन सी कंडीशंस रखी गई थी। ठीक है, तो आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर होंगी कि ट्रीटी ऑफ सलवई सर 1782 में साइन हुई किसके किसके बीच में, मराठों के बीच में, और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे आप बताएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एंड इट वाज द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसमें कंडीशन बेसाइन और सलसेट किसके पास रहेगा, अंग्रेजों के पास। दूसरी, नारायण राव को पेशवा बनाया गया, रघुनाथ राव को पेंशनर बनाया गया, और मराठा और ब्रिटिशर्स आपस में पीसफुली कोएग्जिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। साथ में ही मराठा अपनी टेरिटरी में किसी भी फ्रेंच सेटलमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी रिवोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, देखिए सन्यासी रिवोल्ट अगर बात करें तो इसका एरिया कहां पर था, मेनली बंगाल, झारखंड, बिहार। ठीक है, दूसरा ये सन्यासी रिवोल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिवोल्ट में मेनली कौन थे, मोंग थे, साधु संत थे। एक्चुअली में वो साधु थे नहीं, पहले वो छोटे किसान हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, जमींदारी जो ट्रेडिशन था, इसकी वजह से इन्हें अपना एरिया छोड़ के ना साधु बनना पड़ा। उसी समय पर बंगाल में क्या हुआ था, सीरियस फेमाइन। ठीक है, और ये सन्यासी रिवोल्ट भी उसी समय पर शुरू हुआ था, लगभग 1780 के दशक में। ठीक है, क्योंकि 1770 में ही बंगाल फेमाइन आया हुआ था। तो बंगाल फेमाइन की वजह से अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और जो जमींदारी का नेचर था, उसकी वजह से इन मोंक्स को क्या करना पड़ा, रिवोल्ट करना पड़ा, सन्यासी विद्रोह करना पड़ा। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या था, अब देखिए ये लोग क्या हैं, मोंक हैं, संत महात्मा हैं, ये कहां पर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। और आपको भी पता है मंदिर में क्या होता है, खूब सारा सोना होता है या नहीं होता। तो अंग्रेजों का यह कहना था कि आप मंदिर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि आप लुटेरे हो। अंग्रेज ऐसा इनके ऊपर ब्लेम करते थे कि आप मंदिर जाओगे तो वहां की जो भी संपत्ति है, जो भी सोना चांदी है, आप लूट लोगे। तो ये दो मेन कारण थे इस सन्यासी रिवोल्ट के, कि इनको मंदिर में भी नहीं जाने दिया जा रहा था, और दूसरा अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ना, वो बहुत ही हार्ड थी। जमींदारी ट्रेडिशन बहुत ही, बोल सकते हैं, ऑप्रेसिव था इनके लिए। ठीक है, तो ये आपको रीजन लिखना था। और इनके लीडर का नाम अगर याद हो तो वेल एंड गुड, लिखना ही चाहिए। ठीक है, इनके लीडर का नाम था भवानी प्रसाद पाठक। क्या नाम था, भवानी प्रसाद पाठक। और एक अंतिम में कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि सन्यासी रिवोल्ट एटलीस्ट फेल हो गया। क्यों फेल हुआ था, क्योंकि यहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये जो मोंग से, ये जो सन्यासी थे, वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इस वजह से कम लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ और फाइनली ये क्या हो गया, फेल हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो थी, ये एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन था। और कब बना था, 1905 में बना था। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले इसके फाउंडर थे। अब देखिए ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, इसके बहुत से उद्देश्य हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से लिख सकते हैं, चार्ट बनाइए या फिर पॉइंट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, यूनाइट इंडिया। भारत आपको ही पता है कि बहुत सी कास्ट हैं, बहुत सी रेसेस हैं। ठीक है, और बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन है, बोलते हैं भी है कि यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, यूनाइट इंडियंस, भारतीयों को एक करना है। ठीक है, सभी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, सभी लोगों को क्या करना है, एक करना है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना, लोगों में बोलते हैं ना कि नेशनलिज्म, देशभक्ति जगाना। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या था, सर्विस टू द डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास मेनली दलित हो गए, जैसे वुमेन्स हो गए, ऑर्फन्स हो गए, मतलब जितना भी सोशल वर्क है वो करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी फ्रेम कर सकते हैं आंसर।
बना कब, इसके फाउंडर कौन है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो इस तरीके से लिखेंगे, आराम से आप लोग 8 से 10 लाइन लिख सकते हैं और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना और पेपर पूरा अटेम्प्ट करेंगे तो ये मान के चलिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और सिलेक्शन भी 100% तय है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा बख्तावर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा बख्तावर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास लिखने के लिए मैटर कम है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जितना भी मैटर अवेलेबल है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। आपको सही तरीके से लिखना है और जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मतलब पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। देखिए जो बख्तावर सिंह थे ये कहां के रूलर थे, अमझेरा। कहां के रूलर थे, अमझेरा के शासक थे, अमझेरा के रूलर थे। इंदौर के पास में ही एक जगह है अमझेरा, छोटी सी रियासत है, वहां के रूलर कौन थे, अमझेरा, सॉरी बख्तावर सिंह थे। इनका जो मेन रोल है वो कहां पर था, 1857 के रिवोल्ट में था। ये चीज आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तीसरा इनकी जो लेगेसी है, ठीक है, उस समय पर बात करें तो जो होलकर रूलर थे तुकोजी राव सेकंड, कौन थे, तुकोजी राव सेकंड। अब ये किसकी तरफ से थे, आपको ही पता है, ब्रिटिशर्स की तरफ से थे। तो ये कहानी भी लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ तुकोजी राव सेकंड ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड बख्तावर सिंह, और इन्हें इंदौर में ही क्या फांसी दी जाती है। कहां पर दी जाती है, इंदौर में इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इस तरीके से अगर आप ये छोटी सी स्टोरी लिखेंगे तो आराम से 8-10 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये अमझेरा के शासक थे, इनका जो मेन रोल है वो कहां पर था, 1857 के रिवोल्ट में था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ तुकोजी राव ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड एंड हैंग्ड हिम एट इंदौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर बात करें तो रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस का क्वेश्चन है। चित्रकूट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो चित्रकूट के बारे में जो जो चीजें आप जानते हो, जैसे सबसे पहले तो भगवान राम को जब वनवास हुआ ना था, तो आउट ऑफ 14 ईयर्स भगवान राम चित्रकूट में कितने दिनों तक थे, 12 साल तक। कितने दिनों तक, 12 साल तक। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता सकते हैं किसके लिए फेमस है, कामदगिरी पर्वत। जो लोग जाते हैं ना चित्रकूट तो वहां पर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं, कामतानाथ स्वामी जी का मंदिर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर गुप्त गोदावरी जगह है। चौथी इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर लिख सकते हैं, गुप्त गोदावरी के बाद जो नदी निकलती है मंदाकिनी, ये चीज आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो चित्रकूट का रिलीजियस इंपॉर्टेंस है वो बता सकते हैं। और एक अन्य प्लेसेस भी, जैसे आप वहां पर जाएंगे तो हनुमान धारा है, लक्ष्मण पहाड़िया है, ठीक है, भरत मिलाप जहां पर हुआ था, वो सब चीजें यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। कुल मिला के कि जो चित्रकूट का धार्मिक महत्व है वो यहां पर आपको लिखना था शब्दों के माध्यम से। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। डिस्कस द ट्रीटी ऑफ मंदसौर। देखिए इस बार के पेपर में ना ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी से बड़ा प्यार था एमपीपीएससी को। 2 ट्रीटी पूछी गई, मतलब 10 नंबर की केवल ट्रीटी पूछी गई। अगली जो ट्रीटी यहां पर पूछी गई है ना वो कौन सी है, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। देखिए सबसे पहले ट्रीटी ऑफ मंदसौर कब हुई, 1818 एडी में हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको मैंने अभी अभी बताया, हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए कि आखिर किस युद्ध के बाद वो ट्रीटी हुई, तो लिखेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। देखिए आपको भी पता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो सिंधिया थे, होलकर्स थे, पवार थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, हर किसी के साथ अलग अलग अंग्रेजों ने ट्रीटी किया। जैसे ट्रीटी ऑफ ग्वालियर अंग्रेजों के साथ किया, सिंधियाज के साथ हुई, और ट्रीटी ऑफ मंदसौर किसके साथ हुई, होलकर्स के साथ हुई। किसके साथ हुई, होलकर्स के साथ हुई। ठीक है, चलिए अब देखिए इस ट्रीटी किसके किसके बीच हुई, तो उस समय पर होलकर रूलर कौन थे, मल्हार राव सेकंड थे, और अंग्रेजों की तरफ से थे थॉमस हिस्लॉप। ठीक है, अब इस ट्रीटी में आखिर कौन कौन सी शर्तें थी, तो 2 शर्तें आपको याद रखना है। कौन कौन सी, सबसे पहले जो इंदौर है वो अब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होगा।
इंदौर जो है वो किसका हिस्सा होगा, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होगा। और मल्हार राव होलकर की जगह पर एक छोटे बच्चे को क्या बना दिया जाता है, यहां का रूलर बना दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो ट्रीटी है इसका उद्देश्य क्या था, इंदौर या होलकर स्टेट को ब्रिटिश प्रोविंस में शामिल करना। ठीक है, क्योंकि मराठों की हार होती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुराज सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, देखिए महाराजा जो रघुराज सिंह है, एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। सबसे पहले ये कौन थे, इनके बारे में बताएंगे कि ये बाघेल रूलर थे ऑफ रीवा। ठीक है, दूसरा ये हिस्ट्री में या इतिहास में हम इन्हें पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इनका जो रोल था ना, ड्यूअल रोल था, ड्यूअल रोल इन 1857। ये ड्यूअल रोल क्या कहता, ये अंग्रेजों के साथ भी थे और ये रिवोल्यूशनरी के साथ भी थे। मतलब ये अंग्रेजों का भी साथ दे रहे थे और ये अपने जो क्रांतिकारी थे, जो 1857 की क्रांति में जो पार्टिसिपेंट थे, स्पेशली अगर बात करें तो धीर सिंह और ठाकुर रणमत सिंह, ये दोनों ही पहले किसकी सेना में हुआ करते थे, रघुराज सिंह की सेना में होते थे। पर इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग ले लिया, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो जो रघुराज सिंह है ना, अंग्रेजों को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए रणमत सिंह और धीर सिंह को अपनी सेना से बर्खास्त कर दिया। ठीक है, और इनकी गिरफ्तारी का वारंट भी निकाल दिया। पर सीक्रेट तरीके से ये ठाकुर रणमत सिंह और धीर सिंह के कांटेक्ट में थे और उनकी मदद भी करते थे। ठीक है, मतलब अंग्रेजों को ये भी नहीं लगने देते थे कि हम आपके लिए लॉयल नहीं हैं। अब साथ में सीक्रेट या बोल सकते हैं कि चोरी छिपे वो ठाकुर रणमत सिंह और जितने भी रिवोल्यूशनरी थे उस समय पर रीवा स्टेट के, वहां पर उनकी मदद भी करते थे। तो इसलिए ये जो हमारे महाराज रघुराज सिंह थे ना, इनका कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में योगदान था। इन्होंने रीवा के सैनिकों की मदद की थी। ठीक है, और अंग्रेजों की कैसे मदद की, जैसे रीवा में रेवोल्यूशन या ये जो रिवोल्ट हुआ उसे सप्रेस करने में भी मदद किया, और साथ में अवंतीबाई के खिलाफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अवंतीबाई थी मंडला की फीमेल रूलर, ठीक है, इनके खिलाफ अंग्रेजों की मदद किया था। ब्रिटिश की क्या किया था, इन्होंने हेल्प की थी। ठीक है, तो बोल सकते हैं इनका डुअल कैरेक्टर था, ना ये पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ थे और ना ही पूरी तरह से रिवोल्ट में थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब शुरू करते हैं यहां पर जो 11 मार्कर। देखिए 11 मार्कर में एक चीज आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर जो आपको याद रखना है, वो हमेशा आपको अपना जो आंसर है वो इंट्रोडक्शन से शुरू करना। हमेशा आपको अपने आंसर का एक छोटा सा क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको लिखना है, जगह की बिल्कुल भी कमी नहीं है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, अभी हम यहां पर क्लास में पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पर, सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। हाँ, एक सुविधा भी है 11 मार्कर में, एक सुविधा यह है कि आपके पास चॉइस है, इधर दिस और दिस। मतलब यहां पर हर क्वेश्चन में अथवा रहेगा, ऊपर वाला बन रहा है तो ऊपर वाला, नीचे वाला बन रहा है तो नीचे वाला, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, चलिए तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पर, डिस्कस द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। देखिए ऋग्वैदिक टाइम पर जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले कि शुरू करते हैं, देखिए ऋग्वैदिक पीरियड से एक इंट्रोडक्शन कैसे देना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड था 1500 टू 1000, मतलब जो 1500 से 1000 एडी का समय था उसे हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद से आप अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शुरू करिए। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि उस समय पर सबसे छोटी पॉलिटिकल यूनिट क्या होती थी, कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, और विश्व के बाद जन, विश्व के बाद क्या होता था, जन, और जन के बाद होती थी ट्राइब। तो ये था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और कुल के हेड को बोलते थे कुलापा, ग्राम के हेड को बोलते थे ग्रामिनी, विश्व के हेड को बोलते थे विश्वपति,
जन के हेड को जनपति या जनपद बोलते थे, और ट्राइब के जो हेड थे उन्हें बोलते थे किंग या राजन। क्या बोलते थे? किंग या राजन। ठीक है, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपने लिखा, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ये बता सकते हैं कि सर सभा और समिति हुआ करती थी, ठीक है, किंग को असिस्ट करने के लिए। जैसे अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए, उसी तरीके से उस समय पर किंग के लिए कौन होती थी? आप बनाएंगे सभा और समिति। दूसरी चीज, अब यहां पर फीचर से शुरू कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद फीचर, जैसे फीचर कौन कौन से? डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक थे, ठीक है। तीसरी बात, वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सभा और समिति थी, वुमेन का पार्टिसिपेशन था, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन था। पावर का क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था। इस तरीके से वो सभी बातें आपको यहां पर लिखना था 11 मार्कर में। उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होंगी सभी को कि आखिर हमें लिखना क्या है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर जो अथवा में लिखा हुआ है, अशोक की जो धम्म पॉलिसी है। देखिए अशोक की धम्म पॉलिसी के बारे में तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि आखिर अशोक ने ये जो धम्म पॉलिसी है वो कब अपनाई, तो शुरू कर सकते हैं अशोक के इंट्रोडक्शन से। अशोक कौन थे? ठीक है, अशोक मौर्य वंश के एक शासक थे। ठीक है, कलिंगा में उन्होंने आक्रमण किया और लगभग 1 लाख लोगों का क्या हुआ? नरसंहार हुआ। इस पूरे युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो ये सब देख के अशोक को एहसास होता है, और अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बुद्ध धर्म अपना लिया। और उन्होंने धम्म पॉलिसी भी दी। धम्म पॉलिसी मतलब एक डिसेंट लाइफ कैसे जिया जाना है, जैसे बड़ों की इज्जत करना, माता पिता की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, नॉन वायलेंस, ट्रुथ। ठीक है, और उन्होंने ऐसा भी बोला था कि युद्ध की जगह प्रेम, ठीक है, युद्ध की जगह प्यार से लोगों को जीतो। ठीक है, तो कुछ ये फीचर्स थे अशोक के धम्म के। इवन धर्म या इस पॉलिसी के प्रचार के लिए जो अशोक है ना, देश विदेश में अपने क्या भेजते थे? एम्बेसडर भेजते थे। जैसे अपने उन्होंने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था, बेटे राहुल और उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था संघमित्रा। तो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने श्रीलंका भेजा, ये चीज भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अशोक ने स्तूप बनवाए। अशोक ने रॉक एडिक्ट में भी धम्म पॉलिसी का क्या किया? वर्णन किया। इवन अशोक ने धम्म पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए धम्म के लिए उस एक पोस्ट भी बनाई थी, ये चीज भी लिख सकते हैं, धम्म सहायक, कि आखिर इस धम्म पॉलिसी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कुल मिला के देख सकते हैं ये सभी चीजें आपको यहां पर लिखना था 11 मार्कर में। अशोक के बारे में लिखना था, धम्म है क्या, ठीक है, धम्म के जो बोल सकते हैं पोस्टुलेट्स, फीचर्स लिख सकते थे, इसका इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, और आज का ये जो जीवन है ना, आज की ये जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें क्या रेलिवेंस है, बिल्कुल है। जैसे आप बोल सकते हैं अशोक ने क्या बोला था कि जो भी पड़ोसी देश हैं, वो एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहे, मतलब एक दूसरे पर अटैक ना करें, ठीक है, प्यार से एक दूसरे के का साथ दें, ठीक है, एक दूसरे की इज्जत करें, ठीक है। तो इस तरीके से एक डिसेंट लाइफ का इन्होंने कोड दिया था। अशोक का जो धम्म है ना, बेसिकली एक कोड था, ठीक है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या था? एक कोड था। और अशोक की जो धम्म पॉलिसी है ना, वो बुद्धिज्म से क्या थी? इंस्पायर्ड थी। तो ये सब चीजें आप यहां पर लिख सकते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो 11 मार्कर होता है ना, उसमें आपके पास 2 पेज होते हैं, ठीक है। कितने पेज? 2 पेज होते हैं लिखने के लिए। और अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो कितनी लाइनें हो गई? 40। कितनी हो गई? 40। 40 से 45 लाइनें होती है लिखने के लिए 11 मार्कर, और इतना आराम से आप अशोक धम्म के बारे में लिख सकते हैं। पर आपके पास चॉइस है, जिस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट हो आपके पास, उसी क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। देखिए अभी जो इस बार का पेपर हुआ ना, थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस हुए। पैटर्न में चेंज मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो टू द पॉइंट हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। अभी तक क्या था, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते थे और मोस्टली याद करके लोग जाते थे, पर आपको याद भी करना है और लिखते भी आना चाहिए कि आखिर हम कैसे आंसर फ्रेम कर सकें। तो देखिए अभी हमारे यहाँ पर भी आंसर राइटिंग की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है बायजूस एग्जाम प्रेप में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज, ठीक है। चलिए तो अगला जो प्रश्न है, गुरु नानक से गुरु गोविंद तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के क्या है? संस्थापक हैं। उनके बाद से गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु आए। कितने गुरु हुए हैं सिख धर्म में? 10।
तो इनका और मुगलों का कैसा संबंध था वो चीजें हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सबसे पहले देखिए शुरू कहां से करेंगे, गुरु नानक से। गुरु नानक से, गुरु नानक देव जी से गुरु अर्जुन देव तक या गुरु रामदास तक, ये एक अलग फेज हो गया। क्यों अलग फेज हो गया? क्योंकि इनके बीच में जो सिख और मुगल या सिख और मुस्लिम जो थे उनके बीच में क्या थी, हारमोनी थी। हारमोनी मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था मुगल और सिख में। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव ने इस्लाम धर्म की बहुत प्रशंसा की है। क्यों? क्योंकि ये निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण, देखिए गुरु नानक देव भी निर्गुण भक्ति धारा वाले थे और इस्लाम भी निर्गुण भक्ति धारा, मतलब इनके भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं होता। इवन गुरु नानक देव ने पैगंबर की भी बहुत तारीफ की है, इस्लाम की जो टीचिंग्स है उसकी बहुत तारीफ की है। मतलब कहीं ना कहीं सिख और मुस्लिम्स में क्या था, कहीं ना कहीं हारमोनी थी। कब तक थी? गुरु रामदास तक। क्यों? क्योंकि जो अकबर थे ना, मुगल शासक, अकबर ने अमृत शहर या सॉरी जो अमृतसर शहर है इसे बसाने के लिए गुरु रामदास को जमीन दान में दी थी। ये चीजें भी लिख सकते हैं। अब अगर संबंध अच्छे होते हैं तभी तो जमीन दान में देंगे ना अकबर, अदरवाइज तो जमीन देने की बजाय जमीन छीन लेंगे। ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हैं। सर गुरु नानक जी से लेके रामदास तक सब कुछ ठीक था, कहीं ना कहीं हारमोनी थी, एकता थी, कोई भी डिफरेंसेस नहीं हुए। बात बिगड़ी कहां पर? बात बिगड़ी अर्जुन देव। कहां पर बिगड़ी? गुरु अर्जुन देव। अब गुरु अर्जुन देव को आपको भी पता है जहांगीर ने मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो खान को, जो कि जहांगीर का बेटा था और जहांगीर के खिलाफ क्या किया था, रिवोल्ट, तो गुरु अर्जुन देव ने उसका साथ दिया था जिस वजह से जहांगीर ने इन्हें मार दिया। ठीक है, तो यहां से गुरु अर्जुन देव के बाद से, या बोल सकते हैं अकबर के बाद से, ये जो संबंध है वो बिगड़ना शुरू हो गए। इसी वजह से गुरु अर्जुन देव के जो बेटे थे उनका नाम था हरगोविंद। क्या नाम था? हरगोविंद। इन्होंने अकाली सेना का गठन किया। अकाली सेना मतलब सिख धर्म में मिलिटराइजेशन का, ठीक है, कुल मिला के सैन्य व्यवस्था की बात की गई। और किसने किया? हरगोविंद ने। ये जो गुरु हरगोविंद थे वो अपने पिताजी की ये जो हत्या है उसका बदला लेने के लिए अकाली सेना का गठन किया और मुगलों और सिखों के बीच में बहुत ज्यादा बैटल हुए। और आपको बता दूं जितने भी बैटल हुए हैं उसमें किसकी किसकी जीत हुई है? सिखों की ही जीत हुई है। जैसे बैटल ऑफ अमृतसर, बैटल ऑफ रहिला, ठीक है, बैटल ऑफ करतारपुर, ये बहुत से बैटल यहां पर आप लोग लिख सकते हैं। अब तीसरी बात यहां पर लिख सकते हैं गुरु तेग बहादुर की। तेग बहादुर, ये वही गुरु तेग बहादुर हैं, 9th सिख गुरु थे। कौन से नंबर के थे? 9th। इन्हें किसने मार दिया? औरंगजेब। क्यों मार दिया भैया? क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि गुरु जो तेग बहादुर है वो इस्लाम कबूल कर लें और इस्लाम धर्म को फैलाएं, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की बात नहीं मानी और औरंगजेब ने इनका सर कटवा दिया था। किसका? गुरु तेग बहादुर। इसी के बाद से गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और मुगल्स या मुस्लिमों के खिलाफ जो युद्ध है वो शुरू कर दिया। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको दो पार्ट में भी इस आंसर को लिख सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे मुगल सिख के बारे में और फिर अपना आंसर शुरू कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या दो हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले गुरु नानक टू गुरु रामदास, ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक था, सोशल हार्मोनी थी, रिलीजियस कहीं से कहीं तक कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, इनके दिमाग में कहीं से कहीं तक कोई भी डिफरेंस नहीं था, मतलब इनके बीच में समरसता थी। किसके बीच में? मुगल और सिखों के बीच में। गुरु रामदास के बाद, गुरु अर्जुन देव के बाद से ही मुगल और सिखों का ये जो संबंध है वो बिगड़ना शुरू हुआ। और ये चीज आप बिल्कुल लिखते चलिए, गुरु अर्जुन देव की हत्या क्यों हुई, किसने करवाई या किसने की, फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर, फिर उसके बाद गुरु नानक देव, आगे भी लिख सकते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर की हत्या कौन करता है? फारूक सियार। तो इस तरीके से आप आराम से दो पेज में लिख सकते हैं ये जो रिलेशन है, और एट द एंड एक छोटा सा कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था,
और उम्मीद है सभी लोगों से बना भी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले शिवाजी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, और शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बेसिकली उसे हम क्या बोलते थे, अष्टप्रधान। तो यही चीजें आपको लिखना था। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों की नियुक्ति की गई, 8 विभागों की, और जैसे सुमंत हो गए, वजीर हो गए, शिवाजी तो थे ही, कमांडर इन चीफ हो गए, ठीक है। तो ये बहुत से विभाग थे, मेनली कितने थे, 8। कुल मिला के इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था, अष्टप्रधान के बारे में, कि उस पोस्ट का नाम क्या है और वो डिपार्टमेंट किससे संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे पहले 1857 के रिवोल्ट जो हुआ, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसकी प्रकृति क्या थी, आखिर उसका नेचर कैसा था, क्या प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है। और दूसरा क्वेश्चन था इंडियन रेनेसां और रेनेसां के प्रमुख कारण क्या क्या थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में से कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए यहां पर आपकी अप्रोच क्या होगी, एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे 1857 का रिवोल्ट, उसके बाद बहुत से कोट्स बोले गए हैं। बहुत से कोट्स मतलब 1857 के रिगार्डिंग बहुत सी बातें बोली गई हैं, जैसे इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने बोला था, वीडी सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर राव जो सावरकर थे। फिर कुछ ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर कमेंट किया है 1857 के रिवोल्ट में कि ये 2 रेसेस के बीच में युद्ध था, ये एक सिपाही म्यूटिनी थी, ठीक है। इस तरीके से आपको कोट्स लिखना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो जॉन सीले ने बोला कुछ, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम ने क्या बोला कि हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई रिवोल्ट वगैरह नहीं है, ये क्या है, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, किसके अगेंस्ट, क्रिश्चियनिटी। जॉन सीले ने बोला कि ये केवल और केवल क्या है, सिपाही म्यूटनी है। तो आपको लिखना कैसे था, सबसे पहले ये कोट्स लिखना है, और सिपाही म्यूटनी अगर था तो केवल और केवल सोल्जर्स पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन यहां पर हर वर्ग का आदमी पार्टिसिपेट किया था इस 1857 के रिवोल्ट में। तो आप नीचे लिख सकते हैं कंक्लूजन में भी, सो इट इज नॉट गुड टू से इट इज अ मेयर सिपाही म्यूटनी। क्यों, क्योंकि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके हर वर्ग ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली पीजेंट, जमींदार, सोल्जर्स, ठीक है, हर वर्ग के लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट। केवल और केवल मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और कुछ लॉयल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग कंक्लूड करेंगे। दूसरा कथन लिखेंगे जेम्स आउटरम कि ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, बिल्कुल भी नहीं थी हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि अपना अपना सबका क्या था, उद्देश्य था। तो इस तरीके से आपको कोट्स लिखना है, ठीक है। जैसे कुछ हिस्टोरिकल्स इसे बोलते हैं नेशनलिज्म, या नेशनलिज्म के लिए लड़ा गया युद्ध, तो ऐसा तो कोई बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि नेशनलिज्म के लिए किसी की लड़ाई नहीं थी उस समय पर। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आया भी नहीं था, और इवन हर व्यक्ति का अपना अलग अलग उद्देश्य है। जैसे जो झांसी की रानी थी, तो उनका क्या स्लोगन था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मतलब ये किसके लिए लड़ रही थी, झांसी के लिए। इसी तरीके से जितना भी जो बोल सकते हैं, और स्पेशली बात कर सकते हैं रीजन की, कि मेनली बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या बोल सकते हैं सेंट्रल इंडिया के कुछ ही राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब एक तरह से मास मूवमेंट या मास रिवोल्ट भी नहीं था। तो नेशनलिज्म के लिए लड़ा गया युद्ध, ये भी कहना क्या है, गलत है। चौथा इंडियन जो है, जैसे एसएन सेन के बारे में आप लिख सकते थे, एसएन सेन या मजूमदार, इन्होंने बोला कि ये कहीं से कहीं तक इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के लिए युद्ध नहीं लड़ा गया था, ठीक है। फिर फाइनली आप एक छोटा सा कंक्लूजन लिखेंगे, और वहां पर फेमस हिस्टोरिकन्स बिपिन चंद्रा के बारे में लिख सकते हैं। इन्होंने क्या बोला कि आई एग्रीड, इन्होंने बोला कि मैं मानता हूं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, पर उससे कम भी नहीं था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, पर उससे कम भी नहीं था, क्योंकि यहीं से स्वतंत्रता की क्या होती है, लड़ाई शुरू होती है। तो आप भी एक छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट इट वाज नॉट अ फुली बैटल फॉर द या स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, बट नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, बिल्कुल ये सही है, पर उससे कम भी नहीं था, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन रेनेसां। तो देखिए भारत में जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण या इसी को दूसरे शब्दों में अगर हम पूछें तो भारत में
जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए ना, उसी के बारे में आपको लिखना था। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मतलब हमारे धर्म में कुछ बुराइयां हैं, हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं, ठीक है, कुछ कुरीतियां हैं, कुछ सोशल एविल्स हैं, उन्हें दूर करना ही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था। अब ये दो तरीके से था, एक चाहते थे सुधार जिसे बोलते थे रिफॉर्म, और एक चाहते थे कि वही पुरानी चीजें चलती रहें, उन्हें बोलते थे रिवाइवल। उन्हें क्या बोलते थे? रिवाइवल, ठीक है। तो एक रिफॉर्मिस्ट थे और एक रिवाइवलिस्ट थे। मतलब जैसे रिफॉर्मिस्ट बोले तो राजा राम मोहन राय, और अगर बात करें रिवाइवलिस्ट जैसे आर्य समाज है, देवबंद समाज है। तो इस तरीके से आपको लिखना था एक इंट्रोडक्शन। और भारत में जो पुनर्जागरण हुआ उसके क्या कारण थे आप लिख सकते हैं। सोशल रीजन थे, ठीक है, और रिलीजियस रीजन थे। तीसरा मिडिल क्लास का उदय, जो भी मध्यम वर्गीय जो यहाँ पर समाज का एक गठन हुआ था जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और पढ़े पढ़े लोग थे। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इन्फ्लुएंसर थे, इन्फ्लुएंसर मतलब राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, तो उन लोगों का पढ़ा लिखा होना। चौथा इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटिशर्स, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो इंग्लिश भाषा भारत में नहीं आती, और इंग्लिश नहीं आती तो जो भी यूरोप के वेस्टर्न थॉट्स हैं वो कभी भी भारत में नहीं आते। तो इस तरीके से आप फिर यहां पर लिख सकते हैं राइज ऑफ प्रेस, जो भारत में प्रेस है उसका उदय हुआ। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि भारत में पुनर्जागरण या रिफॉर्म या बोल सकते हैं रेनेसां के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें कि भारत में पुनर्जागरण के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्हें क्या बोला जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, आखिर है क्या ये हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म या इंडियन रेनेसां, और एक पेज में आराम से लिखिए कि आखिर इस रेनेसां की वजह क्या क्या है, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डाले। देखिए ये एमपी जीके का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है। सबसे पहले महाकौशल जो एरिया है वो है क्या? जबलपुर में। जबलपुर या आसपास वाला क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? महाकौशल एरिया। देखिए असहयोग आंदोलन से शुरू करना है तो एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। असहयोग आंदोलन आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि असहयोग आंदोलन आखिर क्यों हुआ था, क्यों हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। क्योंकि उस समय पर एक रिफॉर्म आया था जिसे बोलते हैं मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, बाद में यही आंदोलन का नाम क्या हो गया था? असहयोग खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको लिखना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कहां से हुई? सिवनी से हुई, और दो लीडर्स का नाम आपको याद रखना है। वो कौन कौन थे? एक का नाम था खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, और दूसरे हैं प्रभाकर हरिराज। हरिराज। अब देखिए कहने को तो एमपीजीके का अगर ये क्वेश्चन है महाकौशल तो इतना ही लिखना है, अपने पास इतना ही मैटर है, पर इस आंदोलन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी घटना है, और चूंकि जो क्वेश्चन है वो 11 मार्क्स का है तो आप लोग यहां पर झंडा सत्याग्रह भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो भारत में के जबलपुर या मध्य प्रदेश के जो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ ना, वो नॉन कोऑपरेशन का ही एक एक्सटेंशन था। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसका आंसर तो बहुत छोटा था, 2 पेज की जरूरत ही नहीं है, पर चूंकि क्वेश्चन 11 मार्क्स में पूछा गया है तो हमें झंडा सत्याग्रह भी यहां पर लिखना पड़ेगा या लिखना चाहिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहां पर झंडा सत्याग्रह भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और हाँ, यहां पर यह क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया है कि निमाड़ और मालवा की जो लोक चित्रकला है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। जैसे मालवा में अगर आप देखेंगे तो मादना पेंटिंग चलती है, ठीक है, और मीना ट्राइब की कुछ यहाँ पर फोक पेंटिंग है। कुल मिला के आपको फोक पेंटिंग्स लिखना था मालवा और निमाड़ की। सिंपल क्वेश्चन था, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है, और उम्मीद है सभी लोगों ने ये आंसर लिखे ही होंगे क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, लास्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, अहिल्याबाई होलकर के बारे में लिखना है। देखिए अहिल्याबाई होलकर आपको भी पता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। जो भी कंट्रीब्यूशन है ना, जितना भी आप जानते हो अहिल्याबाई होलकर के बारे में उतना सब कुछ लिख दीजिए। जैसे सबसे पहले इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था खांडेराव होलकर। क्या नाम था? खांडेराव होलकर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इंदौर की क्या थी? फीमेल
रूलर थी। इंदौर की क्या थी? फीमेल रूलर थी, क्योंकि इनके बेटे का नाम था माधवराव थर्ड, और उनकी इनके खांडेराव होलकर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है बैटल ऑफ कुम्हेर में। कहां पर होती है? बैटल ऑफ कुम्हेर में इनकी डेथ हो जाती है। तो अहिल्याबाई ने अपने छोटे से बेटे को क्या बनाया? राजा बनाया, और जो रिएजेंट है बोल सकते हैं संरक्षिका, वो खुद बन गई। और धीरे धीरे इंदौर के जो प्रशासन है, जो होलकर स्टेट है, वो किसके पास आ जाता है? अहिल्याबाई होलकर के पास। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद इनका जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? महेश्वर राजधानी बनाई। महेश्वर में जो बुनकर है, महेश्वरी साड़ी आपको भी पता है जीआई टैग है, तो ये जीआई टैग मिला, या महेश्वर में ये जो साड़ी बनाने वाले बुनकर हैं, उनके सेटलमेंट का क्रेडिट किसे जाता है? अहिल्याबाई होलकर। दूसरा आप बता सकते हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? अहिल्याबाई होलकर। काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया? अहिल्याबाई होलकर। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत से कंट्रीब्यूशन किया। जैसे केदारनाथ मंदिर में जो लोग भी घूमने जाते थे, वहां पर उस समय पर इन्होंने क्या बनवाया? रेस्ट हाउस बनवाया। दूसरी बात, जो महिलाओं की स्थिति है, ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, समाज का जो विकास है, उसके लिए भी इन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो इस तरीके से आप इनके बारे में काफी अच्छे से लिख सकते हैं। और इनकी लिगेसी भी लिखना है। लिगेसी मतलब अहिल्याबाई का आखिर आज हम कैसे योगदान को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? हेलो, कैसे याद करते हैं? तो वो चीज भी आपको बताना है कि यहां पर लिख सकते हैं कि जो इंदौर की यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी देवी अहिल्याबाई है। दूसरा, इनके नाम पर स्टाम्प इशू किए गए। और तीसरा, इनके नाम पर 95 से देवी अहिल्याबाई सम्मान भी दिया जाता है। तो इस तरीके से आप पूरे आंसर को लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शंकर साह और रघुनाथ साह के योगदान का वर्णन। ये क्वेश्चन भी इजी है। अब देखिए शुरू कहां से करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, शंकर साय और रघुनाथ साय का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ये क्या, कौन थे? तो बताएंगे सर गोंड रूलर थे। कहां पर थे? गढ़ मंडला में थे। ठीक है, अब इनका जो योगदान है इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जितना आपको पता है उतना ही लिखना। इनका योगदान मैं आपको बता दूं कि मेन इनका योगदान था 1857 में 3 तरीके का। सबसे पहले ये गोरिल्ला वॉर जानते थे। गोरिल्ला वॉर, गोरिल्ला वॉर मतलब छापामार युद्ध। तो अंग्रेजों की जो भी छावनी थी वहां पर ये अटैक करते थे, पैसे जुटाते थे और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उस पैसे का यूज करते थे। दूसरा इनका जो कंट्रीब्यूशन क्या था कि बेसिकली ये अपने में पोइट भी थे, ये कवि बहुत अच्छे थे दोनों। शंकर साह सुमेर साह के बेटे थे, और शंकर साह के बेटे कौन थे? रघुनाथ साह। मतलब ये कौन थे? बेटे और पिता। ठीक है, अब ये दोनों क्या थे? कवि थे। कवि मतलब ये कविताएं लिखते थे और लोगों को कविताएं सुनाते थे, देशभक्ति के लिए प्रेरित करते थे, लोगों को एक करते थे कविताओं के माध्यम से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको भी पता है, 1857 में जो गढ़ मंडला है वहां पर इस रिवोल्ट या ये जो विद्रोह हुआ, इसको लीड किसने किया, इसका नेतृत्व किसने किया था? आप बताएंगे शंकर साह और रघुनाथ साह। फाइनली 18 सितंबर को, कब? 18 सितंबर को जबलपुर में, ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया, धोखे से पकड़ा था। ठीक है, पकड़ लिया और इन दोनों को, पिताजी और बेटे को तोप से बांध के उड़ा दिया गया। ठीक है, तो ये इनका क्या था? योगदान था 1857 की क्रांति में। और इन्हें हमें याद रखना है क्योंकि इन सभी की शहादत की वजह से ही हमें आजादी मिली है। ठीक है, तो इनकी लिगेसी के लिए लिख सकते हैं कि सर 18 सितंबर को क्या मनाते हैं? बलिदान दिवस। क्या मनाते हैं? बलिदान दिवस। और इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहां तक क्या ये जो हमारा डिस्कशन था हिस्ट्री को लेके वो बन गया होगा। ठीक है, और ऐसी उम्मीद है मेरी, ऐसी आशा है, भगवान से कामना भी है कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी किया होगा। अब कुछ बातें याद रखना है, जैसे पेपर में जो 3 मार्कर हैं, ठीक है, तो ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन बाउंसर मिलेंगे। बाउंसर मतलब वो आपको पहली बार दिखेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 3 मार्कर, जितने भी 3 मार्कर बन रहे हैं उन्हें कोशिश करिए जल्दी से जल्दी लिखने की। फिर आपको 5 मार्कर वो पूरे अटेम्प्ट करिए, और फिर आपको 11 मार्कर। बातें समझ में आ रही हैं क्या? दूसरा इंपॉर्टेंट बात दिमाग में ध्यान में बैठा लीजिए कि 3 मार्कर छूट जाए तो छूट जाए, चलेगा।
5 मार्कर और 11 मार्कर बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए जितना अभी आपने जीएस पेपर फर्स्ट में देखा ना, उतना ही आपको लिखना है ज्योग्राफी में, क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में पूछी जाती है, और अब का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, उसमें बहुत सी यूनिट्स भी हैं, तो कोशिश क्या करना है हमें कि हमारा जो पेपर है वो पूरी तरह से अटेम्प्ट हो। रही बात कि कौन से क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि आप शुरू कर सकते हैं 11 मार्कर या 5 मार्कर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर जहां से आपका मन करे वहां से करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, राइटिंग का उतना महत्व नहीं है, पर ऐसे लिखना है कि सामने वाले को समझ में आए। तो थोड़ा साफ सुथरा अच्छी हैंड राइटिंग से लिखते हुए पेपर अगर आपने पूरा अटेम्प्ट किया है, और जैसा कि मैंने यहां पर डिस्कस किया, अगर वो पॉइंट और वो उन चीजों का आपने ध्यान दिया है ना, तो आपका सिलेक्शन 100% बिल्कुल तय है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का ये जो सेशन है जीएस पेपर फर्स्ट पार्ट 1 हिस्ट्री का जो मेंस पेपर हुआ 2021 का, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।